नमस्कार। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में शीतकालीन यात्रा पर जोर दिया और साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को दूसरा घर बताते हुए शीतकालीन यात्रा में आने की इच्छा जताई है। बता दें कि पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के साथ लोगों को उत्तराखंड में एडवेंचर और शीतकालीन टूरिज्म का लुत्फ उठाने को कहा है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों पर भी जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ओलंपिक से देश के टूरिज्म और आर्थिकी को बढ़ावा मिलता है, जैसे उत्तराखंड को नेशनल गेम से लाभ होगा। साथ ही आपको बता दें वैसे ही देश को ओलंपिक से लाभ होगा और नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तराखंड में हो रहा है। ऐसे में जो लोग उत्तराखंड आएंगे वो राज्य के दूसरी जगहों पर भी जाएंगे, जिससे यहाँ के इकोनॉमी पर असर देखने को मिलेगा। इससे इकोनॉमी में इजाफे के साथ साथ रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। वहीं इस विषय पर बात करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आते हैं वह उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ दे के जाते हैं। आपको बता दें कि कल भी उन्होंने महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रेजेंटेशन देख साथ ही राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में चर्चा की। उत्तराखंड एक प्रकार से मेरा दूसरा घर है। मेरी भी इच्छा है कि मैं शीतकालीन यात्राओं का हिस्सा बनूं। मैं देश भर के युवाओं से भी कहूंगा कि सर्दियों में जरूर उत्तराखंड आए, तब यहां श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं होती। आपके लिए एडवेंचर से जुड़ी एक्टिविटी की बहुत संभावना यहां पर है। आप सभी एथलीट भी नेशनल गेम्स के बाद इनके बारे में जरूर पता करिएगा और हो सके तो देवभूमि के आतिथ्य का और ज्यादा दिनों तक आनंद उठाइएगा। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से गहरा लगाव है और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ के लिए कुछ न कुछ बड़ा करके जाते हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी ने जिन महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन देखा और उन पे राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ में, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ में चर्चा की, उससे यहाँ के विकास की एक नई उम्मीद जगी है। उसमें देहरादून की रिंग रोड का प्रोजेक्ट उसमें शामिल है। आए दिन देहरादून में जो जाम की स्थिति बनी रहती है और लंबे समय से यहाँ की जो जनता भी चाहती थी कि यहाँ चारों तरफ से रिंग रोड बन जाए। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते रोज दिल्ली की कई विधानसभाओं में चुनावी प्रचार किया, जहां सीएम धामी ने दक्षिण दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी, नजफगढ़ से भाजपा प्रत्याशी नीलम पहलवान और ग्रेटर कैलाश से भाजपा प्रत्याशी शिखा राय के लिए चुनावी प्रचार किया। इस दौरान सीएम धामी ने आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया और सीएम धामी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हुए जमकर हमला बोला। मौके पर सीएम धामी ने कहा कि इन दोनों ही पार्टियों ने सनातन धर्म का अपमान किया है और भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। अब आप देख रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। ये केवल इनका ढोंग है भाइयों बहनों, लेकिन ये भ्रष्टाचार और सनातन धर्म के अपमान में हमेशा एक दूसरे के पक्के साझीदार हैं, मौसेरे भाई हैं। ये लोग मोदी सरकार के जितने भी राष्ट्रहित के फैसले होते हैं उनमें भ्रम फैलाने कर दिल्ली की जो शांति है उसको अशांति में बदलने का काम करते हैं। ये लोग 3 तलाक समाप्त करने और 300 धारा 70 को हटाने का भी विरोध करते रहे हैं। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोलाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ कर चुके हैं, तो वहीं इसके करीब 1 सप्ताह के भीतर उनका उत्तराखंड में दूसरा दौरा प्रस्तावित है। बता दें कि इसके लिए राज्य सरकार भी अभी से तैयारियों में जुट गई है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया था। इस दौरान उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए प्रधानमंत्री से निवेदन किया गया था। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी के आसपास उत्तरकाशी जिले के हर्षिल और मुखवा आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान मुखवा में मां गंगा की पूजा अर्चना कर देश दुनिया को शीतकालीन यात्रा को लेकर बड़ा संदेश दे सकते हैं। और उसके उत्तराखंड के प्रति मोदी जी का गहरा लगाव है और इसका कारण यह है कि यह उनकी तपोभूमि रही है। कई वर्ष उन्होंने उत्तराखंड के केदार भूमि में, बद्रीनाथ जी में उन्होंने बिताए हैं और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो कई बार उत्तराखंड में आए हैं और इस देवभूमि के प्रति वो कृतज्ञ हैं और यहाँ के प्रति उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं उत्तराखंड को दी हैं। इसमें कर्णप्रयाग तक रेल लाइन भी उनकी सौगात है, ऑल वेदर रोड भी मोदी जी ने दी है। केदारनाथ जी में जो मास्टर प्लान उन्होंने जो है स्वीकृत किया है, बद्रीनाथ जी में जो मास्टर प्लान स्वीकृत किया है और अभी 5 फरवरी को हर्षिल आने का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कष्टों का उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल की ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है, जिसकी प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। वहीं इस पर पूर्व खेल मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड में खेल की अपार संभावना है और उत्तराखंड के खिलाड़ी निरंतर अच्छा प्रयास कर रहे हैं। वहीं उन्होंने क्रिकेट पर फोकस करते हुए कहा कि उत्तराखंड को 20 वर्षों के बाद में हमने बीसीसीआई की मान्यता दिलाई थी और इसके बाद से उत्तराखंड में कई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन जो है कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भविष्य में भी उत्तराखंड के युवा खेलों में प्रगतिशील होंगे। निश्चित ही प्रदेश के 20 साल के निर्माण के बाद भी यहां बीसीसीआई की मान्यता नहीं थी। इसकी वजह से कई जो क्रिकेट के खिलाड़ी थे उनका भविष्य चौपट हो गया, लेकिन हमारी सरकार के साझा प्रयास से 20 साल बाद इस प्रदेश को बीसीसीआई की मान्यता मिली और क्रिकेट में बहुत तेजी से
हमारे पहाड़ के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिला। और अभी भी क्रिकेट में अच्छा भविष्य है, लेकिन जब कोई नया काम होता है, काफी संघर्षों के बाद रिजल्ट निकलना चालू होता है, तो कुछ मिला जुला उसका परिणाम आता है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होते ही सामाजिक संगठन हो या फिर और विपक्ष सभी यूसीसी पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि यह कानून पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक संदेश देने का काम कर रहा है। इसे समझने की पहले जरूरत है कि इससे क्या लाभ होगा और उसके बाद ही सभी संगठन हो या विपक्ष इसकी खामियों के बारे में सवाल खड़े कर सकता है। देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड राज्य प्रथम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है और यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है। उसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं हैं। और अभी सभी जिस प्रकार से अल्पसंख्यक आयोग में भी काफी हमारे भाई लोग हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो सभी तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं रहेंगी उसके अकॉर्डिंग आगे देखा जाएगा कि क्या इसमें पॉसिबिलिटीज हैं। तो अभी तो लोग इसको पढ़ लें, अभी मसौदा सबके पास आ जाए, उसको अच्छे से स्टडी कर लें। यहाँ रुक रहे इस छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके युवा राज्य उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ ने योग और मलखंभ जैसे 2 पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बना दिया है। हाल ही में राजधानी देहरादून में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर प्रतीक, मौली, लोगो, जर्सी, एंथम और टैगलाइन का अनावरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन संकल्प से शिखर तक घोषित की गई। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रदान करता हूं। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों का सुंदर लोगो और शुभंकर मौली दोनों ही उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोलाल से प्रेरित है, जो प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित करने के साथ उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूं जो इन खेलों का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड ने इस आयोजन को एक नया रूप और दृष्टिकोण दिया है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ प्रदेश में नई खेल नीति लागू कर विभिन्न माध्यमों से राज्य में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य आयोजन में आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटद्वार में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और खेमेबाजी अब खुलकर सामने आने लगी है। निकाय चुनाव में हुई कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद में अब कांग्रेसी नेता खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करने लगे हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने एक और जहां निकाय चुनाव में हार के लिए महानगर कांग्रेस के पदाधिकारियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है, तो वहीं दूसरी ओर जो है कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने इस हार के लिए सीधे तौर पर अपने बड़े नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के बड़े नेता पूरे राज्य के अंदर हरीश रावत जी जैसे कदावर नेता प्रचार में नहीं आए। निगम बड़ा क्षेत्र था, निगम में हरीश रावत जी जैसे ही और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को आना चाहिए था, पार्टी के लिए प्रचार करना चाहिए था। वार्डों में थे उसकी संगठन की कमजोरी, जिला स्तर का जो संगठन है उसकी पूरी तरह से कमजोरी थी।
हम बार बार ये मांग करते रहे कि जो लोग विद्रोह करके चुनाव लड़े उनको निष्कासित किया जाए, लेकिन पार्टी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार ही नहीं किया। उधर समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के बारे में कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि यह और कुछ नहीं है बल्कि प्रक्रिया को तेज करने और इसे लागू करने से पहले एक पायलट परियोजना शुरू करने का प्रयास है, क्योंकि आपके पास आम सहमति नहीं है, इसलिए आप इसे पायलट परियोजना की तरह शुरू कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यूसीसी शब्द का अर्थ ही यह है कि इसके कार्यान्वयन में जो है एक रूपता होनी चाहिए। और बता दें कि कानून का क्रियान्वयन और कार्यान्वयन 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की एक प्रमुख प्रतिबद्धता थी, जिसके तहत पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई। और बहुत इसको मैं संविधान को झटका देने वाला, चोट करने वाला ड्राफ्ट मानूंगी। संविधान की किताब लेकर या बाबा साहेब जी को स्मरण करके कुछ नहीं होता। आपने जो इसका अनुच्छेद 44 है उसका सीधे सीधे उल्लंघन किया है। अनुच्छेद 44 में संविधान के जो परिकल्पना यूसीसी की गई है वो पूरे देश के लिए की गई है, समग्रता में की गई है कि एक समान जो कानून है वो सब पर लागू हो। आपने क्या किया, व्यक्तिगत एक राज्य पर उसको थोप दिया। तो ये ना ही यूनिफॉर्म है ना ही सिविल है। यूनिफॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो ये देश के ऊपर लागू नहीं हो रहा है, केवल उत्तराखंड पर हो रहा है, और उत्तराखंड में भी आदिवासी और जनजातीय समूह इससे अलग थलग रखे गए हैं। तो हमारे उत्तराखंड की उस आबादी को आप उत्तराखंड का हिस्सा नहीं मानते क्या? भले ही महापंचायत कैंसिल कर दी गई हो, लेकिन भारी तादाद में कई जगहों के चैंपियन समर्थक गुर्जर लंडोरा रंग महल में सुबह से ही पहुंचने लगे। और हालांकि आपको बता दें कि काफी देर तक इनकी एंट्री महल के अंदर नहीं हो पाई, पर कुछ देर बाद हजारों की संख्या में सभी गुर्जर रंग महल में दाखिल हो गए। इस दौरान भारी पुलिस प्रशासन वहां मौजूद रहा। गुर्जरों ने कहा कि अगर 2 दिनों में कुंवर प्रणव सिंह को जमानत नहीं दी गई तो वह रेल और रोड सभी जाम कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने कहा कि कुछ देर के लिए एक समाज के लोग महल के अंदर रहे, अपनी बैठक की और फिर समझाने के बाद चले गए। रानी उनकी तरफ से कल कॉल ऑफ हो गया था महापंचायत, तो आज इन लोगों का कहना है कि इनका पंचायत से मतलब नहीं, ये महल के साथ जो उनकी आस्था है उसको लोग के दूर दूर से चल दिए थे, तो शायद इन तक वो मैसेज नहीं जा पाए। ये लोग यहाँ काफी संख्या में आए थे, तो आने के बाद ठीक है उनसे वार्ता हुई। इसमें काफी सारे प्रतिष्ठित लोग और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी इसका हिस्सा रहे थे, तो आपस में बातचीत करके महल के अंदर इन्होंने करीब 10-15 मिनट बिताए हैं, उसके बाद चले गए। ये सबको पता है कि क्या है, उमेश विधायक में और चैंपियन साहब में चल रहा था। इसमें सारी गलती उमेश विधायक की है, पहल उनने की है। यहाँ आकर हमारी धरोहर पे गलत सलत बोलने का जो काम किया है वो उसने किया है, और वो प्रशासन ने उसका एक तरफा उसका पक्ष लिया है, और हमारे चैंपियन साहब के खिलाफ उसने कहा। यहाँ पर 29 तारीख की पंचायत रख दी गई थी, उससे पूरे भारत का गुर्जर रंग महल के लिए कूच कर रहा था। तो जो वहां से आदमी निकल चुके थे और कुछ लोग पहले से ही पहुंच चुके थे, तो सबने ये मीटिंग का जब पता पड़ा बीच में, तो सब लोग बहुत वापस चले गए। और जो यहाँ पे पहुंच चुके थे वो अपना आक्रोश और रंग महल के बारे में जो उसने बदतमीजी करी है, ये पूरे भारतवर्ष में इसका गुर्जरों में रोष है। तो वहां पर जो है इसी गतिविधि के लिए रोष जताने के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए। उधर प्रख्यात भारतीय विचारक एवं राजनीतिज्ञ पंडित दीनदयाल को लिए जो है जिस तरीके से राजनीतिक पंडित के लेकर उपाध्याय की प्रतिमा पर लोकार्पण किया गया, और आपको बता दें कि मुख्य मार्ग स्थित लिबड़ा पुल के समीप जो है काफी लंबे समय से निर्माणाधीन पंडित दीनदयाल पार्क का उपजिलाधिकारी डॉक्टर अमृता शर्मा द्वारा लोकार्पण किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई नेता वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने लोकार्पण के समय जो है अपने विचार रखे। और इस दौरान उपजिलाधिकारी डॉक्टर अमृता शर्मा ने कहा कि नगर पालिका से लगभग 6 लाख रुपए की लागत से पार्क के सौंदर्यीकरण एवं मूर्ति की स्थापना का कार्य किया गया है। आज ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है। लगभग ये नगर पालिका मद से लगभग 6 लाख रुपए में इस पार्क का सौंदर्यीकरण और मूर्ति की स्थापना की गई है।
और दीनदयाल उपाध्याय जी एक बहुत ही महान विभूति हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो पार्क है, अब आगे आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हमने एक बार इस पार्क का निर्माण कर दिया है, इसको इसी तरह से स्वच्छ और सुंदर रखें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में प्रवेश